नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, उसके बाद लगातार 4 दिन तक लोअर सर्किट पे रहा। क्या ये सही समय हो सकता है खरीदने का? आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा है आखिर। फिर हम बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, किस तरह की पार्टनरशिप्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑलरेडी कर ली हैं, मैनेजमेंट कैसा है, वैल्यूएशंस कैसी दिख रही हैं, और क्या ये सही समय है खरीदने का, और उसके बाद मेरा क्या व्यू है। एज अ डिस्क्लोजर, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कृपया अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टॉक प्राइस 4 दिन तक लगातार लोअर सर्किट पे रहा, उसके बाद अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने लगा है। चार्ट्स पे डेटा काफी नहीं है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इस पे नहीं किया जा सकता। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 21 अगस्त को लिस्ट हुआ था। ऑलरेडी काफी म्यूटेड लिस्टिंग थी। 262 प्राइस पे लिस्ट हुआ था। जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उन सबको 1:1 के रेशियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक एलोकेट हुआ था। मार्केट कैप एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग 1.65 लाख करोड़ की थी, जो अभी 1.35 टू 1.4 लाख करोड़ के आसपास की है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा है। देखिए, रिलायंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स का पार्ट है, और जब 1:1 के रेशियो में एलोकेशन हुआ तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड्स का पार्ट हो गया। वो अभी भी निफ्टी 50 का पार्ट है। ये 29 अगस्त तक निफ्टी 50 का पार्ट रहेगा, बट उसके बाद ये अलग हो जाएगा। तो जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं जिनको ये स्टॉक एलोकेट हुआ है, उनको ये सेल करना पड़ रहा है। करीब 15 करोड़ स्टॉक ऐसे हैं जो इंडेक्स फंड्स के पास हैं, जिनको सेल करना होगा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर है। इसकी वजह से पहले 4 दिन लोअर सर्किट भी लगा रहा। देखिए, रिलायंस का ऐसा रहता है, जिस भी सेक्टर में वो कदम रखते हैं उनका आइडिया रहता है डिस्ट्रप्शन का। हमने टेलीकॉम में भी देखा, रिटेल में भी देखा। अभी हमें ये देखना है कि क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेस में भी डिस्ट्रप्शन ला सकता है कि नहीं। तो मेजरली 4 सेगमेंट्स में काम करेगा: रिटेल लेंडिंग में, एएमसी में, इंश्योरेंस में, और डिजिटल पेमेंट्स में। रिटेल लेंडिंग के लिए अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल होता है पैसा। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, रिलायंस की बैकिंग है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पैसा रेज करना बहुत आसान होगा। मोस्ट लाइकली इसको ट्रिपल ए रेटिंग मिल जाएगी, क्योंकि रिलायंस की ट्रिपल ए रेटिंग है। तो उस केस में इसको बहुत इजी एक्सेस होगा मनी का, और लो कॉस्ट पे मिल जाएगी। रिटेल लेंडिंग में अगर हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास एडवांटेज ये है कि उसके पास रिलायंस रिटेल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा है। 18,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। 7,000 से ज्यादा टाउन्स पे इसको एक्सेस है। बट इसका डायरेक्ट कंपटीशन इसमें बजाज फाइनेंस के साथ होने वाला है। पर्सनल लोन में रिलायंस रिटेल के पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है। 30 लाख प्लस वेंडर्स हैं, तो मर्चेंट लेंडिंग में काफी हेल्प होगी। जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल का एक्सटेंसिव नेटवर्क को लेवरेज करेंगे। और एमएसएमई लेंडिंग एक बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारत में बहुत सारी छोटी कंपनी स्टार्ट हो रही हैं, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उन सबको टारगेट करेगा। एएमसी बिजनेस की बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिसेंटली ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप हो सकती है। इंडिया का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 16% का है। ग्लोबली ये 75% का है। और सिर्फ 6% इंडियंस अपनी सेविंग्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सेव करते हैं, जो कि बहुत कम है। तो इंडिया अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है एज फार एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज कंसर्न। और डिजिटल इज द वे टू गो। ब्लैक रॉक की उसमें बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है। ब्लैक रॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट $10 ट्रिलियन के आसपास है। कंपेटिटर्स एक बार देखें तो लेंडिंग के स्पेस में मेजर कंपटीशन बजाज फाइनेंस के साथ होने वाला है। इंश्योरेंस के स्पेस में पीबी फिनटेक। पेमेंट्स के स्पेस पे पेटीएम। एएमसीज तो बहुत सारी हैं इंडिया में: एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूटीआई, बहुत सारी और भी हैं। डिजिटल ब्रोकिंग में आईआईएफएल, एंजल वन।
कंपेटिटर्स का मार्केट कैप देखें तो एचडीएफसी बैंक कंबाइंड का 4.9 लाख करोड़ का है, एसबीआई कंबाइंड का 3.6 लाख करोड़ का है, आईसीआईसीआई का 2.1 लाख करोड़, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 1.4 लाख करोड़ और एक्सिस का 1.3 लाख करोड़। मैनेजमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्स आईसीआईसीआई बैंकर्स को की पोजीशंस में हायर किया है। मिस्टर केवी कामत जी, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम है इंडस्ट्री में, जो आईएम ग्रेजुएट हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आईसीआईसीआई बैंक को बिल्ड करने में। मिस्टर हितेश सेठिया, जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, इन्होंने भी बहुत लीडिंग पोजीशंस में आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। अब सवाल यह है कि क्या ये फाइनेंशियल सेक्टर को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि नहीं। आसान नहीं होने वाला है। रिटेल लेंडिंग में बहुत स्टिफ कंपटीशन है, जैसा हमने देखा बजाज फाइनेंस के साथ, छोटी एनबीएफसी के साथ, बैंक्स के साथ। म्यूचुअल फंड्स बिजनेस में 50 प्लस एएमसीज हैं, उन सब के साथ बहुत स्टिफ कंपटीशन होने वाला है, जो ऑलरेडी बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियोज में काम कर रही हैं। वैल्यूएशंस अगर देखें तो करंट बुक वैल्यू 24K करोड़ की है। एट करंट मार्केट प्राइस, प्राइस टू बुक रेशियो 1.2x के आसपास है। अभी रीसेंट करेक्शन के बाद रीजनेबली वैल्यूड लग रहा है, बट मार्केट क्या वैल्यूएशन देना चाहता है ये अभी देखना है। बहुत अनसर्टेनिटी है अराउंड एग्जीक्यूशन, जो कुछ भी है पेपर पे है, क्योंकि अननोन्स काफी हैं इसलिए रिस्क काफी है। अच्छा, मेरा क्या व्यू है? देखिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेंडिंग का स्पेस हो, चाहे एएमसी का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे पेमेंट्स का हो, कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप बहुत इंटरेस्टिंग है, और रिलायंस और भी पार्टनरशिप्स कर सकता है आने वाले समय में। इजी एंड चीप एक्सेस टू मनी है। रिलायंस का एग्जिस्टिंग रिटेल नेटवर्क, जिसमें 18,000 प्लस स्टोर्स हैं, 78 करोड़ का फुटफॉल है, और 43 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स हैं, इन सबको टारगेट किया जाएगा। वैल्यूएशंस रीजनेबल दिख रही हैं, लेकिन बायर्स आर नॉट जंपिंग टू बाय। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने वाला हूं, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स तक देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही मैं कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा। आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनिशिएटिव कैसा रहेगा? प्लीज कमेंट में बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।